सो आप सब, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी एग्जाम जो लास्ट आई हुई है शेड्यूल, वो चेंज नहीं होगा। तो यही आपका जो एग्जाम का डेट है वही रहने वाला है, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर CS एंड IT के लिए, जिनका भी CHM का सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसका मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो 2022 के अंदर पूछा गया था। किस तरह से क्वेश्चन आए थे उसे हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। जो हमारा ये CHM का जो मॉडल पेपर है, कितना हार्ड बना है और कितना आसान बनता है, ये भी हम बताने वाले हैं। CHM का पेपर काफ़ी हार्ड बनता है बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा आपको चित्र बनाने होते हैं। फिगर जितना बनाएंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेंगे। तो जहां जहां जो जैसे जरूरत पड़ेगी हम वो सारी चीजें बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक देखना। और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें हम डिसाइड करेंगे। नंबर वन में डिसाइड ये करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, आंसर किस तरह से लिखने हैं। ऊपर में देख सकते हो कि सभी प्रश्नों को आपको हल करने हैं। परीक्षार्थी जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना बात को ध्यान में रखें कि कुछ ऐसी चीजें न लेकर जाए कॉलेज के अंदर जिससे कि आपका कॉपी रिस्टिकेट होने से बच सके, ठीक है। परीक्षार्थी द्वारा पेज और मोबाइल फोन ले जाना वहाँ पे जो है अलाउ नहीं होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन हमारा क्या आया हुआ है। सब्जेक्ट सभी को पता हो गया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, ठीक है। तो लगभग ये शायद थर्ड सेमेस्टर CS के स्टूडेंट के लिए है, सॉरी IT के लिए, और फिफ्थ सेमेस्टर जो स्टूडेंट हैं उनका है। फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं CS के, उनके लिए है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि इनमें से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, आपके लिए तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में है, रैम चिप का तार्किक चित्र खींचिए और हर एक पिन का वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको फिगर ही बनाना है, कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले चित्र ही बनाने के लिए दे दिया। रैम चिप आपको बनाने हैं। रैम चिप बनाने के साथ साथ उसमें जितने भी पिन लगते हैं उन पिन को भी बताने हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रैम जो है उसको बना लेते हैं। कैसे बनाना है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखेंगे ध्यान से। जो रैम चिप होता है उसको आपको बनाने हैं। इस तरह से आपका फिगर बनेगा। जो ये रैम बनने वाला है 1 to 8 into 8, ठीक है। ये स्पेस इसका होने वाला है, ठीक है। इधर 8 बीट को दर्शाएगा। 8 बीट हमारा डेटा बस होता है। इसमें जो पिन लगे रहेंगे वो सबसे पहले ऊपर लगा रहेगा, जो कि नंबर 1 में लगा रहेगा। ये हमारा होता है चिप सेलेक्ट 1। इसके बाद फिर हम एक और चिप को यहाँ पे लगाएंगे जो सेलेक्ट 2 होगा, ठीक है। फिर हम एक ऐसा इसमें चिप लगाएंगे जो कि रीड कर सके। एंड हम एक ऐसा यहाँ पे और इसमें हम प्रोग्राम करेंगे जो कि राइट कर सके, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 7 बीट। ये एड्रेस जो है वो 7 बीट लेगा। ऊपर हमारा ऐसे शो करते हैं जैसे चिप, इस पे यहाँ पे सेलेक्ट 1 है, आपको याद नहीं हो रहा है तो CS1 लिख सकते हैं, CS2 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पे रीड के लिए R लिख सकते हैं और लास्ट वाला D लिख सकते हैं, RD इसको दर्शाते हैं। राइट के लिए यहाँ WR लिखते हैं और यहाँ पे आपको एड्रेस के लिए AD7 लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म नेम होता है। तो ये हमारा रैम जो चिप होता है उसका डायग्राम है। इस तरह से आपको लिखने हैं और इन सारे के बारे में आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है आप सभी के लिए। तो इनमें जो जो पिन लगे थे उन सारे पिन के बारे में भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो लिखा गया है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे जो मेमोरी होते हैं उनको हायरार्की किस तरह से डिजाइन करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो मेमोरी हायरार्की किस तरह से होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज पे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें बनाना है मेमोरी
हमें बनाना है मेमोरी हायरार्की, ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की हमें बनाने के लिए सबसे पहले देखो हमें कुछ इस तरह से चिप को डिजाइन करना होता है, जो कि अगर एक कोई पेरेंट है तो उसका एक एक करके चाइल्ड होगा, ठीक है। उस तरह से हमें मेमोरी को डिजाइन करना होता है। तो अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, एक त्रिभुज आकार का बनता है। याद रखना किस तरह का, त्रिभुज आकार का बनेगा, ठीक है। इस तरह से लेकर जाओगे, पेंसिल वगैरह से बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर जो मेमोरी हमारा स्टोर जहाँ पे होता है उसे हम लिखते हैं सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर होता है, यानी रजिस्टर के फॉर्म में हमारा सबसे पहले स्टोर होता था, तो ये हमारा लेवल नंबर 0 हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मेमोरी होता है उसे हम बोलते हैं कैच मेमोरी, ठीक है। ये हम मेमोरी हायरार्की बना रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो दूसरा में हमारा क्या हो गया, कैच मेमोरी। यहाँ पे सही से मैं कैच लिख देता हूँ, CACHE, ठीक है, कैच मेमोरी। ये हमारा लेवल कितना हो गया, 1। अब एक और हमारा लेवल नीचे आता है जिसमें कि हमारा मेन मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, ठीक है। ये लेवल नंबर हमारा 2 हो गया। इसके बाद फिर नीचे हम आते हैं तो ये हमारा होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क लगता होता है, ये लेवल नंबर 3। मैग्नेटिक डिस्क के बाद फिर हमारा ऑप्टिकल डिस्क लगा होता है नीचे, ऑप्टिकल डिस्क, ये लेवल नंबर 4, ओके। और लास्ट में हमारा लगा होता है मैग्नेटिक टैप, ठीक। ये लेवल नंबर हमारा अगला हो जाएगा, लेवल नंबर 5। तो कुछ इस तरह से हम मेमोरी हायरार्की को जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा, सीपीयू रजिस्टर आया था, इसके बाद फिर एक एक करते बढ़ता चला गया हमारा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि मेमोरी हायरार्की को हम किस तरह से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैच मेमोरी क्या है और वर्चुअल मेमोरी क्या है और किस प्रकार ये अलग है। आपको बताने हैं कि कैच मेमोरी क्या होते हैं एंड वर्चुअल मेमोरी क्या होते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंट होता है। कैच मेमोरी जो है वो सीपीयू के नियरेस्ट होता है, ठीक है। सीपीयू के पास ही जो होता कैच मेमोरी होता है। अब देखो वर्चुअल मेमोरी एंड कैच मेमोरी में क्या अंतर होता है। अगर हम जैसे वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है जो भी उपयोग करता होगा, मतलब जैसे कि अगर आप यूज करते होंगे वर्चुअल मेमोरी को, ठीक है, तो या हम यूज कर रहे हो, कोई भी जो उपयोग करता है अगर उपयोग कर रहा है तो उपयोगकर्ता के लिए मुख्य मेमोरी की जो क्षमता होती है, कहने का मतलब है कि जो वर्चुअल मेमोरी की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, यानी मुख्य जो हमारे पास मेमोरी होती है उसकी क्षमता यानी कैपेसिटी को बढ़ाती है। लेकिन जो कैच मेमोरी होती है सीपीयू के डेटा को एक्सेस या स्पीड को तेज करती है। अब इसीलिए हमने बताया आपको कि जो हमारा कैच मेमोरी है, जो कैच मेमोरी होता है ये सीपीयू के पास लगा होता है। किसके पास, सीपीयू के पास होता है। तो सीपीयू के जो प्रोसेस होते हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो कैसे बना रहता है, एक हमारा मान लो कि ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। देखो भाई अच्छे से सीपीयू तो बनेगा नहीं, बट जैसा भी बने मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक सीपीयू है, सीपीयू के जस्ट बाद हमारा जो है कैच मेमोरी लगा होता है, ठीक है। तो इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए ही हमारा ये कैच मेमोरी लगा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे काफी सारे मेमोरी आ जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी लगा होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी लगा होता है ना। तो मेन मेमोरी को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं और कैच मेमोरी का यूज हम तब करते हैं जब सीपीयू के अंदर कोई भी स्पीड को बढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए अलग होते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, डिटेल में पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, और तीनों में देखो फिगर है, तीनों का फिगर अगर आपको याद है तभी आप बना सकते हो। देखो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का हम बता दिए कि किस तरह से इसका फिगर है। अब यहाँ पे जैसे ये आपने फिगर अभी बनाया था अब्बा वाला, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की जो व्याख्या आपने किया, ये जो आप ये फिगर बनाया है ना, तो ये तो हमने फिगर बनाया है। अब इनको व्याख्या करना पड़ेगा कि सीपीयू रजिस्टर सबसे पहले आया था, इसके बाद कैच मेमोरी होता है, फिर ये होता है, ये होता है। अब इनकी जो साइज होती है वो भी आपको सर्च करना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या साइज होती है।
कैसे इनकी साइज बढ़ती है, कैसे साइज घटती है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझ के इसके बाद यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं तो जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, BIOS के विभिन्न कार्यों को समझाना है। तो BIOS जो होता है उसका सबसे पहले आपको कार्य को समझाने से पहले क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा। तो यार जब चित्र पढ़े रहोगे तभी तो बनाओगे। BIOS जो होता है वो होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास मेमोरी होते हैं, ठीक है, उसके अंदर यूज किए जाते हैं, CPU के अंदर यूज किए जाते हैं, और इसमें हमारा क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट करने का एक तरीका देता है। यानी हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर जो भी कार्य होते हैं उसके लिए यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अब ये देखो किस तरह से बनता है। आपको कुछ नहीं यार, सिंपल में करना क्या है, एक बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक बॉक्स बना लिए, इसी के ऊपर एक और बॉक्स बना लिए, इस तरह से बॉक्स बनाते चले गए। ठीक है, एक और हम मान लो कि यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं, या फिर इसी के अंदर हम एक और दूसरे कलर भी ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं BIOS। अब करना क्या है कि ये जो आपका इस तरह से जो बना है, अब इसमें आपको पिन जनरेट कर देना है। इस तरह से, इस तरह से आपको करना क्या है, एक पिन जनरेट कर देना है, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ करना है। ठीक है, इस तरह से आपको पिन जनरेट कर देना है। इधर भी हम नीचे भी कर देना है। ठीक है, यही आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब इन्हीं के कार्यों के बारे में आपको समझाने हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेना कि इनके कार्य क्या है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला आपका क्वेश्चन देखो है, प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे इंटरप्ट ड्राइव के बारे में भी पूछा गया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। अगर आप इसको बता रहे हो तो ठीक है, नहीं बता पा रहे हो तो यहाँ पे जो है इंटरप्ट क्या होता है इसके और समझाना पड़ेगा, इंटरप्ट हैंडलिंग क्या है उसे भी आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब इंटरप्ट क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी बात ये डिटेल में अपने पढ़ लेना। जैसे कि हम कभी भी कोई भी वर्क करने के लिए एक कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशन लेते हैं, यार ये काम होगा कि नहीं होगा, ये क्या काम होगा कि नहीं होगा, इसमें मेरा घाटा होगा कि फायदा होगा। जैसे कि कोई बड़ा अमाउंट हमें किसी भी बिजनेस में लगाना है, किसी चीज में लगाना है, तो हमें एक चीज दिमाग में आ जाता है यार कि यार ये हमें डुबा तो नहीं देगा कि उठा तो नहीं देगा, क्योंकि पॉसिबल दोनों है। अगर तरीका अच्छी हुई तो आगे जाओगे, तरीका गलत हुआ तो गिर जाओगे, है ना। तो यहाँ पे इंटरप्ट जो है वो एक कंडीशन होती है। क्या होती है, कंडीशन होती है। जब कभी भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है तो कुछ समय बाद हमारा एक टास्क से दूसरा टास्क करने होते हैं। जब एक टास्क से दूसरा टास्क करने होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जब कभी भी प्रोसेस होता है तो एक सिग्नल होता है जो कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक इवेंट को इंडिकेट करता है जिससे कि जल्द से जल्द हम इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंटरप्ट हैंडलिंग या इंटरप्ट का यूज करते हैं। तो हमें क्या प्रदान करता है, सिंपल से समझना है कि कंडीशन जो होते हैं उनके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ गई। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत मिस करना। आपको माइक्रो प्रोसेसर 8086 एंड 8085 ये दोनों के दोनों का फिगर रट के जाना है, बना के जाना है। काफी लंबा है, नहीं तो मैं यहीं पे बना देता। इनमें क्या डिफरेंट है और कैसे फिगर बनते हैं ये आपको याद रखने हैं। मैं थोड़ा सा हिट बता देता हूं। 8085 जो होता है इसके 8 बीट होते हैं, इसके आधारित जो है 8 बीट होते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो 16 बीट होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन ये जो है रजिस्टर पे आधारित होता है। ये किस पे होता है, रजिस्टर पे आधारित होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर पे
आधारित होता है। तो इनमें कुछ इस तरह से डिफरेंट होते हैं काफी सारे। तो ये दोनों फिगर जो है वो 100% आप लोग क्या करके जाओगे, बना कर जाओगे, याद करके जाओगे डिफरेंट क्या होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और, ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछ दिया गया है। यहाँ पे देखो अ और स में, इसका भी देखो प्रोग्रामिंग के विभिन्न प्रकार की अर्थमेटिक लॉजिक एंड यहाँ पे ब्रांच ऑपरेशंस की व्याख्या की, जिसके कौन कौन से ब्रांच है उन सारे बारे में आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप याद कर लोगे तभी। अगला देखो दिया गया है सिस्टम बस एंड एड्रेस बस में क्या अंतर होता है बताइए। तो चलो इसको बना लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके बाद समझते हैं सिस्टम बस एंड एड्रेस बस। हमारा सबसे पहले देखो ऊपर होता है सीपीयू। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सिस्टम बस एंड सिस्टम बस एंड एड्रेस बस। एड्रेस बस मेमोरी के अंदर होता है, याद रख लेना। अब इसको बनाते हैं। ऊपर सबसे पहले हमारा होता है सीपीयू। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है मेमोरी, मेमोरी एलोकेट कर दिए। इसके बाद हमारा होता है एक प्रोसेस जो कि हम बोलते हैं जिसको इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट ये प्रोसेस हमारा होता है इनपुट एंड आउटपुट का। अब नीचे हमारा जो है वो लगा होता है एक मेमोरी या फिर बस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस। ठीक है, इसके बाद एक नीचे और लगा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस। आ गया ना, एड्रेस बस। सोच लो हर क्वेश्चन में फिगर है, तो सीएचएम देखो कितना हार्ड है। आसान लग रहा होगा लेकिन अगर केवल आंसर लिख के आओगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, नंबर नहीं बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा नंबर चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फिगर बनाने पड़ेंगे। फिर होता है डेटा बस। अब इन सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कुछ इस तरह से। सीपीयू जो है इसके साथ भी कनेक्ट होता है एंड इसके साथ भी कनेक्ट होता है जो हमारा लास्ट है। इसके बाद फिर हमारा मेमोरी के साथ हमारा जो है वो कंट्रोल बस इस यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और कंट्रोल बस सिर्फ मेमोरी के साथ कनेक्ट होते हैं। एड्रेस बस ले लो यहाँ पे इसको। इसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पे ऐसे। ओके, इसके बाद फिर हमारा इनपुट आउटपुट के लिए सारे में सारे डिवाइस जो है वो कनेक्ट होते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद लास्ट में चले जाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से मेमोरी डिजाइन किए जाते हैं। और हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये देखो इसे ही बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। अब समझो क्या डिफरेंट है सिस्टम बस एंड एड्रेस बस। सिस्टम बस के अंदर कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, ये सारे जो है बस इसके अंदर आते हैं सिस्टम बस के अंदर। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा जो हमारा एक सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी मेमोरी, सीपीयू या कितने भी कंट्रोल या एड्रेस या डेटा जितने भी बस लगे होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं। बट अगर एड्रेस बस की बात करें तो सिर्फ उसकी एड्रेस बस को ही हम एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बस के अंदर सारे आ जाते हैं लेकिन एड्रेस बस के अंदर सारे नहीं आते हैं। ये दोनों में डिफरेंट होता है। A system bus is a single computer bus that connect the major component of a computer system. Okay, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चौथा में देखो लिखा गया है कि पाइपलाइन से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। पाइपलाइन आपको हिंदी में सभी को पता होगा, पाइपलाइन का बहुत आपने नाम सुना होगा। वही पाइपलाइन होता है, बस इसको कंप्यूटर में लिखने का हम तरीका बदल देंगे। बिकॉज कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम अपना लिखने का तरीका बदल। पाइपलाइनिंग क्या है, पाइपलाइनिंग, पाइप जानते हो ना, पाइप,
पाइप के माध्यम से हम यहाँ पे वाटर जो होते हैं उसको पार करते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर हम दिए और यहाँ हमारा आने लगा। तो ये पाइप का काम होता है कि एक जहां से हमारा जो भी डेटा है या जो भी हमारे पास चीजें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो रहा है, यानी क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। तो पाइपलाइन वह सेगमेंट होता है या सेगमेंट का कलेक्शन होता है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का प्रवाह करते हैं। अब कंप्यूटर के भाषा में हम सूचना बोलेंगे क्योंकि ये हमारा जनरल यूज होता है, प्रैक्टिकल में यूज होता है वाटर। बट पाइपलाइन जो है वो कंप्यूटर के अंदर हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने सूचना को, जिसको हम लोग डेटा बोलते हैं, उसकी फ्लो करानी होती है। यानी हमें एक स्थान से उस डेटा को दूसरे स्थान के पास पाइपलाइन के माध्यम से भेजना होता है, उसे ही हम कहते हैं पाइपलाइन। ठीक है, यानी हम अपने जो डेटा है, जो हमारे पास डेटा है, उस डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी भी प्रवाह के माध्यम से यानी पाइपलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं। यही कार्यक्रम जो हो रहा है वही हमारा पाइपलाइन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी आपको व्याख्या करना है, क्या होते हैं, किस तरह से इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ में जो यूज करते हैं उसको मैं बताऊं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर से पहले समझो कि ये मॉनिटर है, एम फॉर मॉनिटर, फिर ये सीपीयू है, इसके बाद हमारे पास एक कीबोर्ड है, माउस है। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के अंदर इनपुट आउटपुट लगा है, यहाँ से जो है तार इसमें गया होगा, ठीक है, या सीपीयू में लग गया होगा, किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहां से वो कनेक्ट होगा पहले वहां जाके उसको इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो उस पाइपलाइन के माध्यम से वहां से डेटा ट्रांसफर होती है, तब जाके हमारा मॉनिटर में कुछ शो होता है। सीपीयू के बिना ये मॉनिटर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट देने का काम करता है। तो ये हमारा एक पाइपलाइन होता है जिसके माध्यम से वो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पैरेलल प्रोसेसर की व्याख्या करना है। अब आपको यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसर जो है उसको बनाने हैं और उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको पैरेलल प्रोसेसर जो होते हैं उसको बनाकर दिखा देता हूँ, बाकी बात आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत न हो। ठीक है, पैरेलल, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीपीयू सॉरी कंट्रोल बनाना है, कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद ये जो कंट्रोल है ये इंस्ट्रक्शन देगा सारी चीजों को, जितने भी हम पैरेलल प्रोसेसर लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 लगाकर दिखाएंगे। आपको जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से आप आंसर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर हमारा 2 है, एंड ये जो प्रोसेसर है वो हमारा 3 है। ये प्रोसेसर 3 हमारे प्रोसेसर हो गए। ये हमारा यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जिसको हम लोग स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो है वो डेटा को स्ट्रीम करेंगे, जो कि एक हमारे पास मेमोरी होगी, उस मेमोरी के साथ कनेक्ट होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर मेमोरी। क्या बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, शेयर मेमोरी जो होता है वो डेटा को क्या करेगा, शेयर करेगा। यानी स्ट्रीम 1 ये हमारा हो जाएगा, ये डेटा स्ट्रीम 1, डेटा स्ट्रीम 2 एंड डेटा स्ट्रीम 3। ओके, तो पैरेलल जो है इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे पैरेलल प्रोसेसर। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसर इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे, जो कि आपको 3 टाइप से इस तरह से आपको दिखाने पड़ेंगे कि ये हमारा प्रोसेस जो हो रहा है वो इस तरह से पैरेलल है, शेयर मेमोरी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, बाकी बात फिर आपका जो है इस तरह से पैरेलल में एक और चीज हो सकता है, जानते हो क्या, इस तरह से आप करके इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग डॉट डॉट सॉरी
यहाँ पे आप इस तरह से करके, ठीक है, और एक और यहाँ पे प्रोसेसर बनाकर और यन तक दिखा सकते हो। ओके, और इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेना। ये हमारा डेटा है और ये हमारा जो है स्ट्रीम जो हो रहा है वो यन तक जा रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा जो है काम कर देगा। मतलब पैरेलल का मतलब है जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो। पैरेलल प्रोसेसर की व्याख्या आपको करने हैं तो आपको चित्र बनाने पड़ेंगे किस तरह से, इसके बाद फिर आप लोग व्याख्या आराम से करते रहिए। अब देखो मल्टी पोर्ट मेमोरी क्या है, चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। एक लड़के यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, ये देखो लिखा है मल्टी पोर्ट मेमोरी, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीपल ही लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, मल्टीपल ही लिखा है, इसमें मल्टी पोर्ट भले लिखा है लेकिन ये मल्टीपल मेमोरी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट। जब हम CHM के अंदर बात करते हैं तो ये हमारा मल्टी पोर्ट मेमोरी होता है। तो मल्टी पोर्ट मेमोरी का मतलब है कि ये जो मेमोरी लगी होगी वो मल्टीपल लगी होगी। कैसी होगी, मल्टीपल लगी होगी। सबसे पहले पूछा गया क्या होता है और इसके चित्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो मल्टीपोर्ट मेमोरी इज अ मेमोरी दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग मोर देन वन एक्सेस पोर्ट टू सेपरेट प्रोसेस और टू सेपरेट पोर्ट ऑफ वन प्रोसेस। अब जैसे चित्र में इसको देखते हैं कि मल्टीपोर्ट मेमोरी किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से बनते हैं। ओके, मेमोरी मॉड्यूल किस तरह से बनेगा, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेमोरी लेनी है, ठीक। आप जिधर से आप स्टार्ट करना चाहो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा मान लो 4 मेमोरी लेने हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे हमने ले लिए, फिर यहाँ पे मेमोरी ले लिया हमने जो कि 3, इसके बाद एक और मेमोरी ले लिया जो कि नंबर 2 और एक और मेमोरी लिया है जो कि 1। ओके, काफ़ी थोड़ा सा इस डिफ़िकल्ट है बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत है, बाकी बात जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने मेमोरी लिए हैं वो सारे मेमोरी को एक मतलब 4 CPU के साथ कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं CPU 1, CPU 2, CPU 3 एंड हमारा लास्ट हो जाएगा CPU 4। ओके, ये हमारे पास 4 CPU आ गए और इन चारों को कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से जो हमारा मेमोरी 4 है इसको सबसे पहले CPU 1 के साथ कनेक्ट करने हैं, ठीक है। सारे जितने भी मेमोरी हैं सारे के सारे सबसे कनेक्ट होंगे, इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ से सारे के सारे जो 4 में है वो सारे के सारे से कनेक्ट कर देने हैं। ओके, इस तरह से आपको बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा मल्टी पोर्ट मेमोरी बन रहा है, ध्यान में रखना, मल्टी पोर्ट मेमोरी। चित्र भी बनाने के लिए बोला गया है, तो ये मल्टी पोर्ट मेमोरी बन रही है। ये मल्टी पोर्ट मेमोरी सिस्टम होता है जिसमें कि हमें 4 मेमोरी 4 CPU लेने होते हैं और जो कि चारों के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये इसको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है, देन इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है, सॉरी इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है और एक आपको लास्ट में और कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसको आप बड़ा भी बना सकते हो, ओ ऐसे। ओके, इसके बाद फिर आपको फिर से वही काम करना है क्या कि इसको आपको यहाँ से कनेक्ट करने हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, इस तरह से बना देने हैं आपको। आपको पूरा का पूरा इसमें नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। इसके बाद फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करने हैं, देन इसको यहाँ से एक एक ऐसे बनाओगे तब आसानी से बना जाओगे, कोई इसमें दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है, नहीं तो गलती कर जाओगे। तो कुछ इस तरह से हमारा मल्टी पोर्ट मेमोरी तैयार हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये मल्टी पोर्ट मेमोरी सिस्टम जो है किस तरह से बनाते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं, इसको आपको बनाने हैं, ठीक है। तो जनरल रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ये देख लेना, इसके अंदर भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो कि रजिस्टर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं।
काफी लंबा इसका जो है फिगर है। ठीक है, इसमें क्या करने हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको रजिस्टर बनाने होंगे। ठीक है, जो कि R1 R2 R1 R2 R3 R4 R5 इस तरह से रजिस्टर बनाने होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनाना पड़ेगा ALU, और आपको यहाँ पे मल्टीपल यानी MUX मल्टीपल यहाँ पे आपको बस बनाने पड़ेंगे जो कि हमारे A एंड B होंगे, इसके साथ कनेक्ट करने होंगे। और ये जो मल्टीपल बनाए हैं ये सारे रजिस्टर को इसके साथ कनेक्ट करने होंगे। ठीक है, ये रजिस्टर आपको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा। ये रजिस्टर A, रजिस्टर B एंड रजिस्टर C। अब इन सारे ABC को आपको सारे के साथ कनेक्ट करने होंगे। ठीक है, इस तरह से इसको कनेक्ट करने के बाद फिर आपको एक डिकोडर लगाना होगा जो कि 3x8 का होगा। कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट करने होंगे। तो काफ़ी लंबा इसका जो फिगर है वो होता है। आप लोग देख लेना एक बार जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक आगे है यहाँ पे कि किन्हीं 3 CPU रजिस्टर के विस्तार में समझाइए। तो इसमें भी आपको रजिस्टर CPU के रजिस्टर के बारे में ही विस्तार में समझाना है। तो रजिस्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ लेंगे। लास्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RISC। RISC क्या होता है, इसकी विशेषता आपको बतानी है कि क्या होता है। ठीक है, RISC एंड CISC। ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है। RISC इस बार पूछा गया था 2022 के अंदर, तो हो सकता है कि 2023 के अंदर CISC पूछा जाए और ये भी पूछा जाए। ठीक है, दोनों भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तैयार कर लेंगे। CISC जो है वो पूछने का ज्यादा चांस बन रहा है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि RISC क्या होता है। RISC जो होता है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का एक ऐसा सेट होता है जो कि रिड्यूस करता है, कोई भी चीज क्या करता है, रिड्यूस करता है। CISC क्या होता है, CISC जो होता है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। यानी कंप्यूटर का एक ऐसा सेट होगा जो कि कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। अब RIC एंड CIS इसके अंदर इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, अब जैसे सिंपल भाषा में समझे ना, तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे RISC के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो जटिल नहीं होंगे, और CISC के अंदर जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो थोड़ा कठिन होंगे। जैसे कि इसमें जब कभी भी कोड अगर दौड़ेगा, कोड होगा, तो इसके 2 लाइन चलते हैं, 2 लाइन चलेंगे। ठीक है, पहला लाइन जो चलता है वो मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन। ओके, इसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन को जो हमारा दिया रहता है वो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। बस इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं RISC के अंदर। ठीक है, 2 प्रोसेस, मशीन में गया, इसके बाद हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। CIS के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। नंबर वन में ये है कि ये सबसे पहले मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है। मशीन को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये चला जाता है माइक्रो कोड में। माइक्रो कोड में जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है। जब माइक्रो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर या इंस्ट्रक्शन में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे माइक्रो एग्जीक्यूशन होता है, यानी लास्ट में हमारा जो है कोड रन करता है। तो देखो ये जटिल हुआ कि नहीं जटिल हुआ, क्योंकि इसके 4 प्रोसेस हैं।
तो 4 प्रोसेस होने की वजह से CIS जो है वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। और RISC जो होता है वो जटिल नहीं होता है, बिकॉज इसमें 2 ही फॉर्म होते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन देती है, एग्जीक्यूट होता है। CIS क्या करता है, CSI जो है वो सबसे पहले मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा, माइक्रो कोड में कन्वर्ट होगा, इसके बाद माइक्रो इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद फिर हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये 4 प्रोसेस होंगे इसके अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है, कुछ इस तरह से फिगर भी बनते हैं, ठीक है। आप लोग जितने भी मॉडल में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसको दोहराएंगे, क्योंकि हर जहां से पूछा गया है, इम्पोर्टेंट काफ़ी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोग को इसमें से कुछ न कुछ समझे होंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी उसको आप लोग एक बार देखना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।